जी बच्चों, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा कि यही सवाल बैच वाइज होगा, तो फिर वो डाटा को यहाँ से इस तरह से क्या कह रहा था वो, फर्स्ट कार, एक गाड़ी बनाने में 800 का। चलो अगले सवाल ही देख लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर वो यूनिट्स पे अप्लाई कर रहा होगा तो हम यूनिट्स पे कर देंगे, अगर वो बैचेस पे अप्लाई करेगा तो हम भी बैचेस पे कर देंगे। फ़र्क क्या होगा, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट की बजाय टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट बैच आ जाएगा, ठीक है। और टोटल टाइम टू प्रोड्यूस इतने नंबर ऑफ यूनिट्स की बजाय टोटल टाइम टू प्रोड्यूस इतने नंबर ऑफ बैचेस आ जाएगा। और इस तरह से जो जहाँ लर्निंग स्टॉप हो रही है वो फलां बैच का आखिरी बैच का टाइम निकल आएगा। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीखने वाला काम आपने सीख लिया, ठीक है। आज वाला हैंडआउट तो नहीं पहुंचा होगा। अच्छा, ये मैंने अभी तक किया हुआ है पेंडिंग, ये कर लेते हैं, ये आप होमवर्क में करेंगे आज, मतलब फिर कल मैं डिस्कस करूँगा ना। ये इससे अच्छा सवाल आगे हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ये क्यों नहीं होगा जी। वैसे मैंने 2 to 5 लिख दिया था, माजरत जी। अब्दुल्ला लिमिटेड रिसीव्ड एन ऑर्डर टू सप्लाई 180 सॉलिड वुड टेबल्स। सॉलिड वुड समझते हो, दूसरी वुड भी होती है, कोई लिक्विड वुड भी होती है। मतलब ये कि एक ये ना वो दूसरा कार्ड, वो शीट जो यूज़ होती है जिसको पानी लगे तो वो फूल जाती है, एक वो भी फर्नीचर बना होता है, और एक होता है टाली की लकड़ी का। तो सॉलिड वुड इस तरह से, अच्छा टाली नहीं, कोई भी सॉलिड वुड हो सकती है, ओके। यानी कि सिंथेटिक नहीं, असली वाली। अब्दुल्ला लिमिटेड, ऐसे यार लिख दिया था, असल में गया हुआ था परसों लेने। अब्दुल्ला लिमिटेड रिसीव्ड एन ऑर्डर टू सप्लाई 180 सॉलिड वुड टेबल्स। द टाइम टू मैन्युफैक्चर फर्स्ट, ये ऑफिस टेबल जो है, ठीक है, ऑफिस के लिए ऊपर से मैंने नहीं लिखा, चलो इधर से भी उड़ा दो। द टाइम टू मैन्युफैक्चर फर्स्ट टेबल इज 30 hours with 80% learning curve application. Learning will apply to first 130 tables and thereafter learning will stop, and time of 130th table will be applicable to all remaining tables. The wage rate is 125 रुपये per hour. Calculate total labor cost with learning effect. अब एक एक स्टेप करके ना हम आगे बढ़ रहे हैं। स्लो पॉइजन आपको मैं दे रहा था कल से, ठीक है जी। तो क्या बुखार हो गया तुम्हें? टेस्ट दे के बुखार नहीं होना चाहिए था यार, टेस्ट से पहले हुआ था। स्लो पॉइजन, और यार मैंने तो इसको कहा स्लो पॉइजन। अच्छा जी, अब हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है। ऑर्डर जो है वो 180 टेबल्स का है, ठीक है। 130 टेबल्स पे लर्निंग ने स्टॉप हो जाना है, तो हमें टोटल आवर्स चाहिए, ठीक है, ताकि हम टोटल लेबर कॉस्ट निकाल सकें, ठीक है, सही है। अब दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, अब देखो ना, ये एक एडजस्टमेंट होगी ऐसे किसी सवाल के अंदर, इसके आगे ये इलस्ट्रेशन ही लिख दिया हो। मैम आई एम रियली वेरी सॉरी, इसको सही कर लें, ये पास पेपर है, ओके। स्प्रिंग 2017 का ये सवाल है, स्मार्ट प्रोसेसिंग, स्प्रिंग 2017, क्वेश्चन नंबर 1, स्प्रिंग 2000, ये जो आपका होमवर्क है, स्प्रिंग 2017, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। अब जैसे ये पूरा सवाल है, इसमें एंड पे उसने इंक्रीमेंटल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल है। और इसके अंदर ज़रा वैसे ही देखो, लर्निंग कर्व इफेक्ट इज एस्टिमेटेड 90% बट वुड रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 8 बैचेज ओनली। अब यहाँ पे पर्चे में ऐसी बात लिखी होगी, अब पूरा सवाल है आपके सामने, तो बीच में एक कॉन्सेप्ट था, अब वो भी सीखना था। ये ऐसे ही यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, अब कहीं कहीं और भी यूज़ होगा। जल्दी से करो, टेस्ट कल भी डिस्कस हो सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। नहीं कल वैसे और काम भी करना, लेकिन मैं उसमें ना 2 एडजस्टमेंट्स कर दूंगा डिस्कस जो करने वाली थी, कल सोल्यूशन दे दूंगा, फिर उसका, फिर कल ओवरहेड वाला सवाल करूंगा डिस्कस, फिर उसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना, ऐसे करके। लेकिन आज 2 एडजस्टमेंट्स करके जानी है आखिरी 5 मिनट में, ऐसे ऐसे 2-3 बातें उसमें बड़ी अहम थी। बाकी सिर्फ अंग्रेज़ी का जोर था उसमें, सिर्फ अंग्रेज़ी का जोर था, ज़्यादा अंग्रेज़ी थी, ज़्यादा अंग्रेज़ी ज़्यादा आसान होती है, उसकी वजह सारा कुछ एक्सप्लेन किया होता है वहाँ पर। आप लोगों की अंग्रेज़ी फंसती है। अब्दुल्ला लिमिटेड रिसीव्ड एन ऑर्डर टू, अच्छा जी सॉरी, कैलकुलेट टोटल लेबर कॉस्ट। अच्छा जी, अब टोटल वेजेस कॉस्ट के लिए हमें 130 टेबल्स तक लर्निंग फेज डिफरेंट है, टोटल आवर्स निकालने हैं ना, ठीक है। 130
130 टेबल्स तक टोटल आवर्स निकालूंगा, ठीक है। 130 टेबल्स तक डिफरेंट होगा और उसके बाद अगले 50 टेबल्स पे डिफरेंट होगा। उसकी वजह क्या है, 130 टेबल्स तक लर्निंग का इफेक्ट लगना है। यहीं पे कर लो जी। टोटल वेजेस कॉस्ट निकालनी है मैंने, लेबर कॉस्ट एक ही बात होती है, ठीक है जी। और ये निकालेंगे हम इंशाल्लाह, जितने नंबर ऑफ आवर्स निकलेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे ₹125 पर आवर से। ₹125 पर आवर ये हमने लेबर को पे करना है। अब लेबर के कितने आवर्स लगने हैं, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, और यही आपको सिखाया जा रहा है इतने दिन से, मतलब दूसरे दिन से, ठीक है। ये आवर्स निकालने हैं। अब 130 टेबल्स तक टोटल निकालेंगे, वही यूज होना है, लेकिन 129 का भी निकालना पड़ेगा कि 130वें का निकले और अगले 50 पे वो लगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट तो थी ये, यहाँ पे हम रुपीज़ में ये फिगर निकालेंगे, ठीक है जी। अब इसके लिए नोट नंबर, ऐसे सवाल करते थे ना, नोट 1, चलो जी बेटा, क्या फरमा रहे हैं? अच्छा, कुछ नहीं फरमा रहे। अच्छा जी, अब टाइम फॉर, ये पूरी अब अंग्रेजी नहीं लिखा, लिख ही दूँ क्या पता, टोटल टाइम टेकन फॉर प्रोडक्शन ऑफ, उसको नहीं लिख रहा, बस टोटल टाइम ऑफ या फॉर 130 टेबल्स। अब इसके लिए y इज इक्वल टू, हाँ जी, पहली टेबल पर कितना लगता है टाइम, 30 आवर्स, और लर्निंग रेट है 80, और हम इस वक्त 130 टेबल्स की बात कर रहे हैं जी। बोलो कितने आवर्स, 30 आवर्स इंटू 130 रेज टू पावर। अब लर्निंग फिर नहीं गिवन, रेट क्या है 80%। तो पर्चे में तो हमने डायरेक्ट ही लिख देना है कैलकुलेटर पे ये करके, लेकिन जब तक पर्चे में ना जाएं, जब भी ये आ जाए और ना लिखा हो सवाल में, तो हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ लिखा हुआ था ICAP वाले सवाल में, हाँ, द इंडेक्स ऑफ 90% लर्निंग इज, उसने खुद ही बता दिया था कि इतना है, निकाल देता होता है, ठीक है। अच्छा खैर चलें, छोटे छोटे हम तो निकाल रहे हैं अभी जी। कितना आता है, 0.32, ठीक है जी। अच्छा, अब कितने आवर्स निकलते हैं वो आपको पता हो, मैं कह रहा हूं अब डायरेक्ट हो जाओ, ठीक है ना। पहले बता दिया ना, यहां से क्या निकलेगा, 130 टेबल्स बने तो एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर टेबल, लेकिन हमें इसका क्या चाहिए, टोटल टाइम फॉर 130 टेबल्स। तो बस डायरेक्ट अब 130 टेबल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो ना। अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाओ ना, पर्चे की तैयारी चल रही है जी। कितनी अंग्रेजियां लिखें, 800। यहाँ पे हम आवर्स निकाल रहे हैं इस वक्त, 813 अच्छा, अब देखो इधर, ये आवर्स तो हैं ही हैं, ये टाइम, टोटल टाइम फॉर 130 टेबल्स है ना। अब मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर कितने टेबल्स का है, टोटल लेबर कॉस्ट, चलो अब ऊपर लिखना पड़ेगा फॉर। तो अब यहाँ पर मुझे टोटल टाइम फॉर, एक मिनट, मज़ीद कितने, मज़ीद 50 टेबल्स चाहिए, ठीक है। अब मसला ये है कि 50 टेबल्स का तो मुझे पता है, लेकिन हर टेबल पे टाइम कितना लगना है ये नहीं पता। यानी मुझे 130th का टाइम पता लग जाए ना, तो 131 से लेके 180 तक अगले 50 टेबल्स पे वो टाइम लगना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ निकालनी है वही आपको सिखाई पिछले 2 सवालों के अंदर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 50 टेबल्स के साथ, जरा करीब करीब लिखे ना जी, ठीक है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर चलो जी, अब ये काम आपको सिखाया अभी, तो नोट N.1 कर लें, नोट N.1 कर लें जी। टोटल टाइम ऊपर गिवन है ऑलरेडी,
टोटल टाइम फॉर 130 टेबल्स, ये वर्किंग सिखाई है आपको मैंने। टोटल टाइम फॉर 130 टेबल्स कितना है जी? 813 पॉइंट, ठीक है जी। और उसके बाद टोटल टाइम फॉर 129 टेबल्स। अब ये वर्किंग फिर वो ही करना पड़ेगा भाई, बार बार हमें लगाना पड़ रहा है लर्निंग कर्व का फॉर्मूला जी। कितना टाइम लगा था पहले पे? 30, और 129 रेज़ टू पावर माइनस 0.3219 जी इंटू 129 टेबल्स जी, 809.68। अब 63 है, कोई एक गल कर लो, डिफरेंस 4 पॉइंट क्या सिर्फ? अच्छा वो पहले ही हम ना टोटल कर रहे थे, अगर सिर्फ इसका आंसर निकालेंगे तो वो भी छोटी सी फिगर ही होगी, कोई 6 पॉइंट समथिंग आ रहा था भाई कह रहे हैं, ठीक है ना। तो 130वें टेबल पे टाइम टेकन फॉर 130th टेबल कितना है जी? 4.25 आवर्स, ठीक है जी। ये अलग से इसलिए करना पड़ा कि ऊपर मेरी वर्किंग चल रही थी बेहतरीन, मैंने उसको नहीं छेड़ा। इसके अंदर कितना को गन डालता, यहाँ पे जो मैंने निकालना था तो यहाँ पे ब्रैकेट में कैसे निकलता भाई, जाके देखना जरा, भाई जाके देखना जरा। यहाँ पे मैं क्या लिखता? 813.93 माइनस ये सारी फ्रैक्शन, तो वो गंद मच जाता है यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा ज़रा कॉन्सेप्टली बात ज़रा जहन में रहे, मैं कॉस्ट निकालना चाह रहा हूँ इस ऑर्डर के लिए। मुझे 180 टेबल्स बनाने हैं। कितनी कॉस्ट लगेगी? जितने 100 लेबर की, जितने 180 टेबल्स पे आवर्स लगने हैं जी। कितने आवर्स लगेंगे भाईजान? 130 टेबल्स पे तो टोटल इतने आवर्स लगेंगे लर्निंग को डाल के। उससे अगले 50 के लिए लर्निंग स्टॉप हो जानी है। 130वें का जो टाइम है वो आगे 50 पे लगना है। अब वो 130वें का कितना टाइम है वो निकालने के लिए ये नोट में आना पड़ा, ठीक है। अब मुझे बताओ कितने आवर्स? 4.25 आवर्स पर टेबल। 4.25, पर्चे में सिर्फ 4.25 लिखना है, अच्छा, पर टेबल, और ये नोट 1.1 आवर, ठीक है, इंटू 50 टेबल्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल 180 टेबल्स की रिक्वायर्ड आवर्स की जो कितने? 5। लो जी, टोटल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 180 टेबल्स 1026.43, ये यहाँ पे लिख दो 1026.43 जी। 12 ये मैंने नोट 1 में निकाला जी। 128,304, बस यहाँ पे बस कर दिया करो, यहाँ पे आके बस कर दिया करो, ठीक है ना। राउंडिंग्स करना, रुपीज़ में निकल आया ना काम, तो पूरा नक्शा सामने आया। अब ये लर्निंग कर्व की एप्लीकेशन होगी सवालों में। वो कहेगा 180 टेबल्स का ऑर्डर आया है, लर्निंग अप्लाई होती है इतने % से, लेकिन 130वें टेबल पे रुक जाती है। उससे ऑनवर्ड्स जो 130वें का टाइम था ये बताता नहीं है सवाल, ये हमें पता होना चाहिए। अभी तो सवाल बता रहे हैं ना, छोटे छोटे सवाल हैं, पर्चे वाली बात नहीं है। तो लर्निंग का स्टॉप हो जाने का मतलब क्या है? ये नहीं है, मतलब जहां पे पहुंच गए हैं बस अब वही है। एक्सपीरियंस लेबर का क्या काम होता है? वो जल्दी थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें बना रहे होते हैं। वो स्पीड एक मेंटेन की हुई होती है ना उन्होंने, जहाँ पे लर्निंग स्टॉप हुई तब उस पर चल रहे होंगे कॉन्स्टेंटली, ठीक है ना। तो ये मामला है। हमें चाहिए 125 पर आवर के हिसाब से टोटल कितने आवर्स लगे। हम यहाँ पे कहते हैं जी ये हमारी वर्किंग जो है ये किस लिए है जी? टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 180 टेबल्स। ये अंग्रेजियाँ लिखी जा रहा हूँ, ये सिर्फ शुरू में होता है ये काम आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो 180 टेबल्स के लिए कितने आवर्स चाहिए? देखें जी 130 तक तो ये फार्मूला लगेगा लर्निंग के हिसाब से। यहाँ पर कुछ 6 पॉइंट समथिंग भाई ने कहा पर टेबल आ रहा था, 130 से मल्टीप्लाई किया, ये तो 130 टेबलें तो इतने घंटों में बन जाएंगी। अब मसला ये है कि 130वें पे लर्निंग स्टॉप हो गई है। अब क्या करें? 130वें का टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। 130वें का टाइम कैसे निकलेगा?
ये 130वें का नहीं है 6 पॉइंट समथिंग, ये तो 130 पूरे के ऊपर एवरेज है। तो 129 का टोटल निकाल लेते हैं। टाइम टेक इधर 129 का टोटल निकालते हैं 809, 130 का पहले से निकाला हुआ है 813, तो जो डिफरेंस है वो क्या है 130वें का टाइम। अब 130वें का जो टाइम है वो 131, 32, 33 जितने आगे हमें टेबल्स बनाने हैं उसके ऊपर वही लगेगा। तो कितने मजीद बनाने थे 130 से ऊपर 50 और बनाने थे, तो ये 4.25 पर आर जो निकला है इसको 50 से मल्टीप्लाई करो, ये आर्स आ गए अगले 50 टेबल्स के। अब ये टोटल आर्स हमें इस ऑर्डर के लिए चाहिए और हर आर के बदले हम पे करते हैं 125। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? ठीक है बच्चों, इससे अगला भी बिल्कुल इस जैसा ही है, ज़रा देखें होमवर्क में तो हो सकता होगा, चेक करते हैं। सवाल पढ़ के ही चेक करेंगे ना। Zubair Limited received an order to manufacture and supply 500 units that will be produced in batches। हाँ ये करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, बैच आ गया, ठीक है। लेकिन इस लाइन से नहीं आपने धोखा खाना कि ये पर बैच लर्निंग है। लर्निंग पर बैच है या पर यूनिट है वो बताया करेगी आपको ये लाइन। टाइम टू मैन्युफैक्चर फर्स्ट बैच इज 12,000, लर्निंग विल अप्लाई अप, ये लर्निंग विल अप्लाई अप टू 7 बैचेस, लर्निंग विल अप्लाई अप टू। तो अब आपको जो y है उसके अंदर y जो है वो पर बैच एवरेज टाइम देगा और y के अंदर a जो होगा वो टाइम टू टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट बैच लेना पड़ेगा और x में नंबर ऑफ बैचेस लेने पड़ेंगे। जबकि इससे पहले जो सवाल थे उनमें क्या कह रहा था वो, ये लर्निंग विल अप्लाई टू फर्स्ट 130 टेबल्स, ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लर्निंग विल अप्लाई टू टेबल्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लर्निंग विल अप्लाई टू बैचेस, ठीक है। तो ये निशानी है अकल वालों के लिए कि इसमें अब पर बैच चलना है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वैसे ही चलना है, बस पहले एक यूनिट था अब वहाँ पे एक बैच आ जाएगा, ठीक है। अब इनको रिसीव हुआ है जी ऑर्डर 5,000 यूनिट्स का और प्रोड्यूस करते हैं ये 500 करके, तो इसका मतलब नंबर ऑफ बैचेस कितने निकल आए, 5,000 डिवाइडेड बाय 500, ये निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। कितने बैचेस, 10 बैचेस का ये ऑर्डर है, ठीक है जी। तो ये पर बैच वाला ऐसे सामने ही कर लेते हैं ना, ताकि अब जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इधर आके रिवाइज कर लिया करेंगे, आगे जाके पढ़नी ज़रूरत भूल जाना है आपको, ठीक है। लर्निंग का जब कॉन्सेप्ट लगना है सवाल में तो फिर यहाँ से आके देख लेंगे। ये मैं इसलिए यहाँ कर रहा हूँ, पहला सवाल तो उधर ही किया था लेकिन वो ऐसे ही था, ठीक है। मतलब वो बेस थी ना, उससे उठाया है काम को, अब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, अब ये पर्चे के अंदर आता है काम, ठीक है। पर बैच भी आ सकता है, पर यूनिट के लिए भी आ सकता है, तो दोनों आपके सामने होने चाहिए, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से आके चाती मार लेंगे। मुझे भी तो भूल जाता है ना यार, रट्टा भी नहीं ना पक्का लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, चलो जी, 5,000 10 बैचेस का ऑर्डर आया है, ठीक है जी। और टाइम टू मैन्युफैक्चर फर्स्ट बैच इज 12,000 आवर्स विद लर्निंग रेट ऑफ 95%। लर्निंग विल अप्लाई अप टू 7 बैचेस एंड देयर आफ्टर लर्निंग विल स्टॉप। अगली बात आपकी नहीं लिखी होगी पर्चों में, लेकिन है ऐसे ही यहाँ पे लिखी हुई है सवालों में, ठीक है। नीनो आई हुई है आज भाई को, तबीयत सेट नहीं है, समझ तो आ रही है ना, समझ आ रही है, चलो फिर खैर है, तो आ जाया करो बस। अभी क्लास के बाद बताओ कोई मेरे लायक को खिदमत, कोई चाय को पानी, कोई। टाइम ऑफ 7th बैच will be applicable to remaining all batches. Zubair Limited pays wages of 30 per hour। हमें चाहिए आर्स ही, कहानी फिर वहीं की वहीं खड़ी है, ठीक है। मैं ऐसे ही तरतीब बनाता हूँ बिल्कुल सवाल की, ताकि ये वर्किंग भी हमारी फॉर्मेट बन जाए ना। टोटल लेबर कॉस्ट चाहिए हमें, ठीक है जी, और वो पर आर कितना पे कर रहे हैं जुबैर वाले, ₹30 पर आवर। और अब मुझे चाहिए इस ऑर्डर के लिए, यहाँ पे एस क्यों पड़ा हुआ है, इस ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ आवर्स चाहिए, ठीक है जी। वो नंबर ऑफ आवर्स निकल आएंगे तो मेरी टोटल कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है। ये है मेरी रिक्वायरमेंट। अब सवाल तो पर्चे के अंदर जो पूरा चल रहा होता है ना, उसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पे वो कहता है रेलेवेंट कॉस्ट निकालो, तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड,
यही चल रहा होता था ना। तो मटेरियल की कॉस्ट के लिए ये नोट जो हम बनाते थे तो वहाँ से फिगर निकल के मेन पे आती है। तो ये भी मैं उसी तरह से ही बना रहा हूँ सवाल, उसी कॉन्टीन्यूटी के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब नोट 1 में आप क्या बनाएंगे? अब आपको क्या चाहिए? 7 बैचेस चाहिए, 10 बैचेस चाहिए। बनाने कितने बैचेस हैं? 10 बैचेस, ठीक है ना। तो आपसे अप्लाई ऐसे ही करवाएगा कि ज़्यादा ऑर्डर होगा और लर्निंग स्टॉप करवाएगा, ताकि आपको ये 7वें बैच का टाइम निकालना आता है या नहीं आता है ये वो चेक कर सके। यही तो चेक करता है, ठीक है। अब 10 बैचेस हैं, 7 बैचेस तक लर्निंग लगेगी, 7 से आगे स्टॉप। तो 7 बैचेस पुराने लर्निंग के हिसाब से, मतलब लर्निंग रेट के हिसाब से निकल आएंगे। और 8वां 9वां 10वां ये 3 बैचेस के लिए हमें टाइम चाहिए होगा, वो जो 7th पे लगा तो उसके लिए हमें मजबूरन 6 के लिए भी निकालना पड़ेगा एवरेज टोटल टाइम, ठीक है। तो तरतीब वही है बिल्कुल, ठीक है। अब मैं तो नकल करूंगा, एक बार देख जो लिया। तो हमें क्या चाहिए जी? टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 10 बैचेस या 5000 यूनिट्स, जो मर्जी लिख लो। ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर सवाल के अंदर कि ऑर्डर 10 बैचेस के लिए हमें टोटल लेबर आवर्स कितने रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले तो वो वाला काम कर लो जो यहाँ हो सकता है। टोटल लेबर आवर्स, टाइम ही लिखो। टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 7 बैचेस। जी बच्चों, तो y कितना आ रहा है? y इज इक्वल टू टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट बैच 12,000। ए कितना आ गया? 12,000। कितने बैचेस? 7। लर्निंग 95 है, log 0.95 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। जी हर बार लिख रहे हैं ताकि ये याद हो जाए करते करते ही। जी माइनस 0.074। जी यहाँ से जो आंसर आएगा वो होगा 7 बैचेस का, 7 बैचेस बनने पर एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर बैच, क्योंकि यहां पे क्या लिया हमने? बैचेस, ठीक है जी। यहां पे मेरा दिल कर रहा है कि मैं लिखूं इज इक्वल टू दिस पर बैच। चलो ठीक है, समझ आ रही है। यहां पे ये कर देते हैं कि यहां से हमारे पास क्या निकल आएगा, ये फिर बाद में मिटा देता हूं। एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर बैच निकलेगा, ठीक है। ये पर बैच निकला है। तो दोनों में फर्क समझ आया? इतना सा फर्क है। दो टाइप के क्वेश्चन नहीं, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे यूनिट्स लिए, ये 130 यूनिट्स, तो फिर पर यूनिट एवरेज टाइम आया तो यूनिट से मल्टीप्लाई किया। यहां पे बैचेस ले लिए तो ये एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर बैच आ गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बैचेस कर दो। 7 बैचेस, वहां पे क्या था? 130 टेबल्स, यहां पे क्या है? 7 बैचेस। जी बोलें, यहां मैं और निकाल रहा हूं। 7 2 7। अच्छा, बड़ी मेहरबानी जी। ओके, उसके बाद अब अगला काम क्या करना है जी? सर वो ना असल में मज़ा नहीं आ रहा, आमने सामने हो ना, ऐसे लिखा हुआ कि ये क्या निकलेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अल्लाह करे पूरा ले आए नीचे ये। सही है, डन हो गया। जी ये टाइम क्या निकला था हमारा? ये जो टाइम निकला हुआ है, ये यहाँ से जो y निकला था, ये क्या निकला था? एवरेज, ज़रा ये लिखते जाए ना, एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट यानी पर टेबल, ठीक है। अब आमने सामने ज़रा एक जैसे हो गए, ताकि ये असल में नोट्स बना रहे होते हैं ना, हम नोट्स बना रहे, तो आप भी दोनों सवाल इकट्ठे कर लेंगे। जब भी कभी लर्निंग भूलेगा, ये सामने ओपन करेंगे, ये 2 सवाल देखेंगे, आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद टोटल टाइम फॉर 3 बैचेस जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास, अच्छा जी बेटा नहीं, अगले 3 बैचेस के टोटल आवर्स निकालने हैं ना, उसके लिए अब हम जाएंगे। मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है, ये तो यही निकालने के लिए अब हम जाएंगे 1.1 में। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आमने सामने लिखा मैंने, ताकि एक जैसा हो जाए। जी अब टोटल टाइम
फॉर 7 पहले निकला हुआ लिख लो, टोटल टाइम फॉर 7 बैचेस कितने आवर्स हैं जी, वो ऊपर लिखा हुआ है 72,734.76, ठीक है जी। उसके बाद टोटल टाइम फॉर 6 बैचेस जी। अब y निकालना पड़ेगा दोबारा, y इज इक्वल टू जी कितना टाइम लगा था पहले बैच पे 12,000, और यहाँ पे अब क्या ले लें हम 6 माइनस 0.074, बार बार करते जा रहे हैं, प्रैक्टिस होती जाएगी, इनटू 6 बैचेस 630.32। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास 7वें बैच का टाइम आ जाएगा, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस, टाइम टेकन फॉर 7th बैच जी 9675.38। ये क्या है जी पॉइंट। अच्छा, अब ये टाइम आ गया जी हमारे पास पर बैच जो 7वें के बाद लगेगा। 7 तक तो इतने घंटे लग गए, 8वें 9वें 10वें बैच यानी अगले 3 बैच पे कितना टाइम होगा। मैंने कहा जी आगे से ऑनवर्ड्स ये चलेगा। समझ आ गई बात की। तो यहाँ पे हमने लिखा 9675.44 आवर्स पर बैच इंटू 3 बैचेस जी 290.32। ये टोटल कर लो 10176, ठीक है जी। ये टोटल आवर्स हमें चाहिए इस ऑर्डर के लिए 101,761.08, ठीक है जी। इसको जी आप नोट 1 में देख सकते हैं एग्जामिनर जी। टोटल 28, बस इसको अब पॉइंट ना लगे, इसको पॉइंट ना लें, ठीक है। तो ये बैच वाइज हो या यूनिट वाइज हो हमें कोई मसला नहीं है इससे। हमारे पास तो फॉर्मूला है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। a है टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट, और अगर बैच वाइज हो तो फर्स्ट बैच, और b है टाइम टेकन टू b है लॉग ऑफ, वो तो सेम ही रहता है, ठीक है। x हम ले लेंगे यूनिट्स अगर यूनिट वाइज है, और बैचेस ले लेंगे अगर बैच वाइज है। समझ आई है। अच्छा, अब इससे अगला ज़रा देख लेते हैं कैसे आप करेंगे होमवर्क में। पता नहीं मैंने 6 करवा दिया, 7 करवा दिया। सुने इधर, ये भी होमवर्क में चला गया है। असगर लिमिटेड रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 15,000 यूनिट्स विच विल बी प्रोड्यूस इन बैचेस ऑफ 1,000 ईच। ये फिर बैचेस वाला है। टाइम टू मैन्युफैक्चर फर्स्ट बैच इज 2000 आवर्स विद लर्निंग रेट ऑफ 95%। लर्निंग विल अप्लाई अप टू 5 बैचेस। चुप रहा करें इस वक्त, खास तौर पे भाई चुप रहा करें, क्या मसला है। 1 मिनट प्लीज़। बैचेस हज़ार के हैं तो 15 बैचेस का ऑर्डर है। कहता है जी 5 बैचेस तक लर्निंग लगेगी, 5 बैचेस तक लर्निंग लगेगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी। 5th बैच जो होगा उसका टाइम आगे चलना है 6 से लेके 15वें तक। 15 बैचेस का हमारे पास डाटा है। अगली बात, लेबर वेज इज़ 30% पर आवर। यहाँ तक सवाल पिछला है। उससे आगे अब एडिशनल चीज़, अगला स्टेप क्या आया। ईच यूनिट वुड रिक्वायर 5 किलो मटीरियल एंड सप्लायर चार्जेस 20 पर केजी। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 10 पर केजी, और टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है। तो ये अब वो रेलेवेंट कॉस्ट वाला। सबसे पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट आप लोगे, फिर उसके बाद लेबर के लिए सारा काम इस तरह से करना पड़ेगा आपको। उसके बाद जब ओवरहेड्स आएंगे तो ओवरहेड्स के अंदर उसने क्या कह दिया है, तो जब आपके ये आर्स निकल आएंगे ना, ये आर्स, ये कितने गए, ये जब ये आर्स निकल आएंगे तो यही आर्स लेबर के लिए लेबर रेट से और वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए वेरिएबल ओवरहेड्स के रेट से मल्टी करवाऊंगा। सवाल ऐसा नहीं कल नहीं करवाऊंगा। अच्छा, अगली बात, ये सवाल मैंने आपको ज़रा गुजारा था ऐसे ही आपके सामने से। क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। अच्छा, अब यहाँ पे ना उसने पर बैच डाटा देकर 1500 घंटे डायरेक्ट लेबर के लगते हैं एक बैच पे, इस तरह से करके इसने रेट छुपा लिया था।
ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा। यानी अगर 225,000 कॉस्ट है और 1500 आवर्स लगते हैं तो 1500 आवर्स कितने के ऊपर क्या रेट होगा, ज़रा बता सकते हो? 2,25,000 को डिवाइड कर दोगे ना 1500 से, क्या आंसर आता है जी? ₹150 पर आवर, ऐसा ही है ना? और इधर भी ऐसे ही है, 500 किलो लगता है। तो थोड़ा डाटा को ज़रा परेशान कर देगा डाटा आपको, वरना आप कॉन्सेप्ट आपको आता है। ये सवाल मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? जो टेस्ट वाला क्वेश्चन है अब कल एक ही हो सकता है, तो पहले मैं कल करूंगा रेलेवेंट कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन डिस्कस। वैसे इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाला था, वैसे बाय द वे इस सवाल के अंदर, ये तो दूसरा है, ये टेस्ट 4 है, ये तो अभी डिस्कस करने के लिए रखा था इधर। चलें अब कल ही लेकर आऊँगा उसको भी, ठीक है? उसमें वैसे बाय द वे जो टेक्निकल पॉइंट था ना वो ये था कि इंजीनियर वेले हैं, एक वेला है और 2 वेले नहीं हैं। जो 2 वेले नहीं हैं वो जिस काम पे लगे हैं अगर वहाँ से हटाएं तो कंट्रीब्यूशन लूज़ हो सकता है, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन लूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ डिले हो रहा है, वो प्रोजेक्ट लूज़ नहीं हुआ, इसलिए पेनल्टी जो थी वो रेलेवेंट थी। एक ये पॉइंट था उसके अंदर, एक और पॉइंट भी था, तो अब कल ही डिस्कस। सुने आपने ध्यान से देख लें ज़रा होमवर्क अपना, कल इंशाल्लाह इसके ऊपर बात होगी। इधर से ये सवाल होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद जो बच गए हैं ना वो अब मैंने करवा दिया, ये 2 रह गया और 4 रह गया। आप, मेरी चाहत तो ये होगी कि आप पहले से लेके आखिरी तक एक सिटिंग में कर दें ताकि ये टॉपिक एक साइड पे लग जाए, मसला नहीं है वैसे। उसके बाद इधर से आपको मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में दिया है और क्वेश्चन नंबर 9, असल तो यही होमवर्क है, ठीक है? पिछला थोड़ा सा पेंडिंग साथ आ गया, ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।